नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं सितारा। आज आज मेरी क्लास है राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में मौलिक अधिकारों। मौलिक अधिकार को देखते ही पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक यानी मूल। मूल शब्द बहुत तरह के हो सकते हैं। एक हमारे मन में भ्रम पैदा करते हैं दो तरह के चीज। एक तो ये है कि ये अधिकार जो हमारे भारत के प्राकृतिक यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार है और ये अब अपरिवर्तनशील है। लेकिन वास्तव में मानव के अधिकार जो प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक अधिकार होते हैं ना, प्राकृतिक श्रेणी में आवश्यकता नहीं है अगर मानव को अधिकार को। प्रकृति और प्राकृतिक में अंतर भी आता है। अगर तो प्रकृति और प्राकृतिक इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है। बताए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। राज्य द्वारा भी इन पर मतलब हस्तक्षेप नहीं किया जाता। राज्य ये मतलब पूरे संविधान के अंदर दिया गया। ये नहीं कि अलग अलग राज्य में अलग अलग अधिकार होंगे, वो राज्य अपने मन माने से करेगा। नहीं, ये चीज़ आप ही नहीं कर सकते, ये चीज़ आप मतलब राज्य मन माने नहीं कर सकता। और मूल अधिकार के बिना, अब मूल अधिकार के बिना मानव का विकास नहीं हो सकता। अब मूल अधिकार भी जरूरी है मानव के विकास में हो सकता, क्योंकि अगर मनुष्य अपने धार्मिक स्वतंत्रता अपने विचार को प्रकट करने की अगर आज़ादी नहीं होगी तो ये सब अधिकार हर व्यक्ति को उपयोगी है। तो सरकार भी नहीं चल सकती अगर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये अधिकार भी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इससे पहला मूल अधिकार को अनुच्छेद 14 से 32 तक का वर्णन है। तो पहला हमारा मूल अधिकार आता है समानता का अधिकार। समानता, अब किसके साथ समानता होनी चाहिए? कानून के समक्ष समानता, ये बात कही अनुच्छेद 14 के अंदर। राज्य में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता या कानून के समक्ष सम्मान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कि संविधान के अंदर कहा गया अनुच्छेद 14 में कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। राज्य इस चीज़ से वंचित नहीं कर सकता कि आपको ये सम्मान की स्वतंत्रता नहीं है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कानून सबकी समान रूप से रक्षा करेगा। चाहे वो ऊंचा व्यक्ति हो, चाहे मतलब गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, कानून उनका सबको समान तरीके से रक्षा करेगा। वास्तव में कानून की दृष्टि सबके से समान है, सबके समान। और उच्चतम न्यायालय भी इस फैसले के अनुसार ये कहते हैं कि शीघ्रता साझा निपटाने के लिए विशेष अदालतों का गठन करता है उच्च न्यायालय भी। और अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता, मतलब समाज में समानता। इसमें दो, जैसे राज्य केवल मजहब, वंश, जाति या लिंग वो जन्म के स्थान पर यानी में किसी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य है जो किसी को मतलब ये नहीं करेगा कि तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, तुम सिख है, तू ईसाई है, तेरी जाति वो है, तो उसका तेरा स्थान वहाँ है, तू वहाँ का जो वहाँ वहाँ रहता था तो यहाँ मतलब इस तरह का भेदभाव राज्य नहीं करेगा। समाज में खाने पीने की आपको स्वतंत्रता है,
दुकान, कोई भी दुकान हो, कोई भी भोजनालय हो, कोई मनोरंजन की जगह हो, कोई तालाब कुआं हो, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप वंचित नहीं रह सकते। एक वैज्ञानिक है, शायद नाम है उनका, हाँ, MP कुछ पायली के कुछ ऐसा नाम है। तो वो ऐसे कहते हैं कि जिस संविधान के निर्माता में देश में प्रचलित है, जो भेदभाव है, जो संविधान के निर्माता है, विभिन्न प्रकार के भेदभाव से परिचित है, समानता के अधिकार में सामान्य घोषणा करने में संतुष्ट नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 15 में उससे भी आगे बढ़ गए हैं। अब इसमें दो अपवाद आते हैं, मतलब मन में अपनों की वो होते हैं कि महिलाओं और बच्चों को कास्ट सुविधा प्रदान की जा सकती है क्या, मतलब समाज में महिलाओं को कास्ट, और दूसरी आती है कि पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष राज्य व्यवस्था कर सकता है। मतलब अनुच्छेद 15 कहता है कि महिलाओं को और बच्चों को खास सुविधा प्रदान की जा सकती है, संविधान राज्य के द्वारा महिलाओं को और बच्चों को खास सुविधा दी जा सकती है, और पिछड़े वर्ग SC ST या इनको मतलब राज्य की विशेष प्रकार की सुविधा व्यवस्था कर सकता है, ये ऐसे कहता है अनुच्छेद 15 में। दूसरी बात, अब आता है अनुच्छेद 16, सरकारी नियुक्ति के लिए की समानता। सरकारी नियुक्ति की नौकरी में समानता, सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। कोई भी नागरिक, कोई मजहब हो, कोई वंश जाति, कोई भी जन्म स्थान हो, कहीं से भी निवास स्थान, मतलब सभी को अयोग्य नहीं ठहरा सकते हम, मतलब सबको समानता है नौकरी करना। इसमें भी कुछ अपवाद आते हैं, कुछ विशेष पदों के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। अगर आप किसी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो और उसके लिए क्वालिफिकेशन तो चाहिए ना, IAS के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब हर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप उसी आधार पर आपको, ऐसे नहीं कि आप क्वालिफिकेशन नहीं और आप कहते हो कि नहीं मुझे तो उसमें उसमें मेरा ये क्यों नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में कुछ स्थान आरक्षित कर, भाई देखो आरक्षण भी होता है कई किसी जगह, कोई जो पिछड़े वर्ग है, SC ST को माना जाए, तो उनको आरक्षण की छूट है, आरक्षण देंगे तो उनमें भी है, इसलिए। और अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता या कांति यानी कि छुआछूत की समाप्ति। किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं की जानी चाहिए। अनुच्छेद 17 ये कहता है कि किसी प्रकार की व्यक्ति के साथ छुआछूत करता है तो इसके अंतर्गत वह दोषी पाया जाता है तो व्यक्ति को 6 साल की सजा दी जा सकती है, और उसको संसद या राज्य का चुनाव नहीं, मतलब व्यक्ति को नहीं, सरकार के द्वारा, जो जैसे किसी मंत्री या कानून में भी यह है कि कोई भी अगर उसको मतलब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है, संसद और राज्य का विधान का चुनाव लड़ सकता है। अवधान अनुच्छेद 18 कहते हैं उत्पादों की समाप्ति। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक है पर जो किसी सरकारी लाभ या भरोसे के पद पर हैं, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य द्वारा दी गई उपाधि या पदवी को स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में सब छः 6 या 7 कितने हैं? है स्वतंत्रताएं है अनुच्छेद 19 के अंदर। पहली है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नागरिक भाषण, लेख, अन्य किसी माध्यम से अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता है। इसमें एक एक
संविधान संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन, उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा था 361 है। इसके अंतर्गत गया समाचार पत्रों को संसद व विधानमंडलों की कार्यवाही प्रकाशित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, परंतु राज्य को अधिकार है कि देश की अखंडता, सुरक्षा, शांति और राज्य के अधिकार है कि देश की नैतिकता, न्यायालयों के समान और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर उचित प्रबंधन लगा सके। जैसे एक क्या नाम है फिल्म आई थी, सत्यम शिवम सुंदरम, उसके निर्माता व्यक्ति ने अश्लील फिल्म के निर्माण का आरोप लगाया था। उसकी निर्माता पर एक व्यक्ति ने लगाया अश्लील फिल्म के आरोप में। उस तब न्यायालय में ये निर्णय, मतलब उसने उस न्यायालय ने फिर एक निर्णय लिया गया था कि इस फिल्म का सेंसर बोर्ड होता है, प्रमाण पत्र जारी करता है, उस पर फिर से मतलब न्यायालय ने दंड संहिता के अंतर्गत आरोप नहीं लगाया जा सकता है। अगर कुछ कोई बताता है फिल्म अगर रिलीज हो गई और अगर सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तो न्यायालय के द्वारा उस पर दंड संहिता के अंदर आरोप नहीं लगाया जा सकता। दूसरा है शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के साथ सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से, बिल्कुल शांति से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी सम्मेलन या जुलूस आप निकाल सकते हो, इसको कोई मना ही नहीं कर सकेगा। इसके भीतर घूमने फिरने का अधिकार, सॉरी, एक ना समुदाय या संघ बनाना। नागरिक को संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि कोई शांति भंग ना हो, मतलब कोई गैर कार्य हो, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना चाहिए। आप काम वो संस्था का निर्माण कर तो सकते हो, लेकिन उसमें आप शांति, कोई भी किसी उग्रता की भावना नहीं होना चाहिए, आराम से शांत, कोई खतरा नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। आप कर सकते हो, आपका अधिकार है, सुंदर संघ का निर्माण कर सकते हो आप। अगला देश के भीतर घूमने फिरने का अधिकार, मतलब नागरिकों को देश की सीमाओं के भीतर घूमने का अधिकार प्राप्त है, परंतु सार्वजनिक हितों में जनजातियों की रक्षा के लिए राज्य पर अधिकार पर रोक लगा सकता है। जैसे कि ऐसे किसी भी, मतलब कोई घूम रहा है, घूमने फिरने पर उचित प्रबंध लगाया जाता है, जैसे संक्रामक रोग से पीड़ित है। अब ऐसे भी नहीं कि आप घूम रहे हो, लेकिन जैसे कोई संक्रामक रोग जैसे कोरोना, जैसे अभी कोरोना की बात, आगे कोरोना संक्रमित व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप 15 दिन तक क्वारंटाइन, हाँ क्वारंटाइन रहोगे आप, 15 दिन तक बाहर नहीं निकलोगे, किसी से संपर्क नहीं करोगे, तो एक तरह का वो संक्रामक रोग हो गया। तो उस पर प्रतिबंध लगा, वो उस पर आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मुझे तो देश में भीतर कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है, तो उस पर आप उस समय रोक लगा सकती है, मतलब लगा सकते हैं आपके ऊपर। अगला आता है देश के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अब नागरिक है तो किसी भी देश में रह सकते हो आप, मतलब किसी भी राज्य स्थान, पूरे देश में कहीं पे भी रह सकते हो आप, को पूरी स्वतंत्रता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। और कोई भी व्यवसाय बनाने या कोई भी धंधा करने की स्वतंत्रता है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन वो काम मतलब वो गैर कानूनी होना चाहिए। आप सार्वजनिक हितों में रक्षा के कारोबार की स्वतंत्रता को सीमित रख सकते हैं बिना सार्वजनिक सुविधा को खतरा पहुंचाए, बिना पहुंचाए। और आप अगला क्या है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराध के लिए दंडित। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति उसे उसी दिशा में दंडित हो सकता है जब उसने किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन किया है।
और अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जीवन की सुरक्षा और निजी स्वतंत्रता कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी तरीके से किसी व्यक्ति को जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। एक नया जोड़ा था शायद, डेट क्या हमारे दिमाग पे, हाँ 28 नवंबर 2019 को जो संविधान में एक संशोधन हुआ था 19 में, उसमें जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था। उसमें जोड़ा गया था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो आप कर सकें। अनुच्छेद 22 बंदीकरण और नजरबंद के संबंध में बचाव। इसमें 3 अधिकार हैं। एक तो कि जिसको बंदी बनाया गया है उसे शीघ्र से शीघ्र बंदी बनाने के कारणों को बताया जाएगा कि आपको इस कानून, मतलब आपने ये जुर्म किया है और वो आपको इस हेतु, अगर आप पुलिस पकड़ के ले जाती है तो आपको ये तो बताएगी ना पुलिस की, जब भाई आपने ये जुर्म किया है और आपको हम इस सजा के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरी बात है कि बनाए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार, कि वो अपना वकील खुद चुन सकता है, खुद अपने वकील से या आप उससे ये नहीं कह सकते हो कि नहीं आपको इस वकील से, नहीं उसकी मर्जी के साथ। और बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अदालत में सामने पेश कर, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। इसके भी एक, लेकिन एक स्थिति ये भी आती है कि अगर कोई विदेश, जैसे जैसे जनरली मानना है, जैसे पाकिस्तान का टेररिस्ट है, अगर हम उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, वो हमारा शत्रु हो गया, तो उसको क्या निवारक नज़रबंदी के अंदर उसको लागू नहीं कर सकता है। उसको नहीं, बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना है, मतलब उसको फिर उसमें उसका उस पर ये नहीं होता है फिर अनुच्छेद 22। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। व्यक्ति का किसी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए। पहला था अनुच्छेद 23 मानव व्यापार और बेकार की मनाही। मानव व्यापार में किसी प्रकार से बेगार लेना गैर कानूनी है। कोई वसूली वसूली, मतलब आप बिना मर्जी से आप वसूली नहीं कर सकते कि आप बिना वजह से व्यापार कर रहा हो बेकार, तो आप बिना मर्जी, मतलब कुछ मनमानी करोगे आप, नहीं आपको तो ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। मतलब आप उनको बिना काम से, बिना मतलब मजदूरी के आप काम नहीं करवा सकते हो। लेकिन एक एक ये भी आता है, अपवाद आता है कि अगर सार्वजनिक उद्देश्य से होने वाले सेवा लागू, जैसे कि आर्मी सेवा कानून के अंतर्गत लोग सेना में भर्ती किए जा सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी साथ कोई आ जाए, तो उसमें किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों को काम करने की मनाही। अनुच्छेद 24 से कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को किसी भी कारखाने में या अन्य जोखिम कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये चीज़ कहता है अनुच्छेद 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि किसी भी धर्म को मानने या उसका प्रचार करने की आज़ादी, यानी स्वतंत्रता, कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, और लेकिन आप राज्य का अधिकार है कि उसमें शांति और एकता, जन स्वास्थ्य जैसे अधिकार उसमें प्रतिबंध लगा सके। मतलब अशांत आप प्रचार कर रहे हो, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते कि आप प्रचार, नहीं आपको इसी धर्म का पालन करना पड़ेगा, ये धर्म नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का आज़ादी।
करने की आज़ादी। अनुच्छेद 25 से कहता है कि धार्मिक जन कल्याणकारी संस्थाएं चला सकते हो आप। अपने धार्मिक मामलों का आप प्रबंधन कर सकते हो। आप अपने धार्मिक मामलों को पाबंद कर सकते हो, कुछ भी अपने कुछ कर चला सकते हो। अपने ये भाई आप नहीं रहता कि धर्म भाई ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। वो आप धर्म वो अपने आप का हेलो अचल संपत्ति हासिल करे और कानून के अनुसार उपरोक्त संपत्ति का प्रबंधन। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए करों की अदायगी नहीं। उदाहरण के लिए आता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राम और संस्कृति मिसप्रिंट है कैसे? हाँ सॉरी, धर्म और संस्कृति के बीच एक स्पष्ट अंतर है कि सरकार यदि बौद्ध कला या जैन कला की रक्षा के लिए कोई संग्रहित न्यायालय स्थापित करते हैं तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये प्रचार कर रहे हैं, ये उस कला संस्कृति हमारे देश की पवित्र धरोहर भी हो सकती है, यह धरोहर है। ये सब और उनका संबंध किसी समुदाय विशेष से न होकर देश की संस्कृति से है। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक मतलब किसी भी सरकारी स्कूल में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हो आप। यह बात ओनली सरकारी स्कूलों में ही है। प्राइवेट स्कूल में आप बच्चे के माता पिता और उनकी सहमति से आप शिक्षा दे सकते हो। है 5वां संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि भाषा और लिपि मतलब यह है कि भारत के नागरिक किसी भी वर्ग को अपनी लिपि भाषा संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 कहता है कि धर्म या भाषा वाले अल्पसंख्यक वर्गों को अपने रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है। जैसे मुस्लिम है, उर्दू पढ़ने के लिए उर्दू पढ़ाते हैं, उनकी संस्था है। किसी ने देखा हो तो मैंने देखा था, मैं जा रहता हूँ यहाँ उर्दू पढ़ाते हैं। ये मेरे पास में ही है, अभी 200-300 मीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बच्चे आते हैं और उर्दू पढ़ते हैं, तो उनकी रुचि संस्था में कर सकता है। लेकिन प्राइवेट से सरकार नहीं खोल सकती। अब वो उनके हिसाब से खोल रखी है उन्होंने। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को सभी मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा गया है। इसमें डॉक्टर भीमराव एक बात ही कहते हैं, यदि कोई मुझे पूछे कि इस संविधान की वह कौन सी धारा है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसके बिना ये संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं 32वीं धारा को अतिरिक्त और किसी धारा की ओर संकेत नहीं करूँगा। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं। इसमें आता है पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश। यदि न्यायालय यह समझे कि किसी व्यक्ति को अनुचित ढंग से बंदी बनाया गया है तो उसकी रिहाई का आदेश देता है। परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई व्यक्ति, संस्था, निगम अथवा न्यायालय अपने सार्वजनिक कर्तव्यों की पूर्ति न करे तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि कर्तव्यों की पूर्ति की जाए। प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना।
जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रहे हो अर्थात कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में न हो तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। पर अधिकार परीक्षा अर्थ तुम्हें क्या हक है। इसमें आता है कि जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को गैर कानूनी तरीके से प्राप्त कर लेता है तो न्यायालय पूछ सकता है कि उसे उस पर पद पर बने रहने का क्या हक है। उत्प्रेषण लेख अर्थ होता है और अधिक सूचित कीजिए। इस लेख द्वारा उच्च न्यायालय ने किसी न्यायालय को आदेश देता है कि किसी केस से संबंधित कागजात या उसमें जो निर्णय हुआ है उन सबको उसके पास भेज दिया जाए। ऐसा करने पर दो उद्देश्य हैं। प्रथम तो यही कि वह केस उच्च न्यायालय में न चलकर उच्च न्यायालय में चलेगा, उस न्यायालय में न चलकर उच्च न्यायालय में चलेगा। और ऐसा तब किया जाता है जब किसी न्यायालय के न्यायाधीश कुछ इस किस्म के व्यक्ति हो जो वहाँ बैठने की योग्यता न रखते हो। यदि न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय न्याय के विरुद्ध हो तो उसके स्थान पर दूसरा निर्णय दिया जा सके। अब नोट आता है। अब आपने नोटिस किया होगा अनुच्छेद 31 नहीं है। अनुच्छेद 31 में था संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में। और संविधान में एक नया कानून अनुच्छेद जोड़ा है 301। ये घोषणा करता है कि कानून के आदेश के बिना किसी को भी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।